दिल्ली की मीडिया में जब भी शिक्षा पे बात होती है तो हमेशा नोएडा, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों जैसे बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों की कभी बात ही नहीं होती। ये राज्य हमेशा पीछे छूट जाते हैं, या तो यूं कहें कि बाकी देश के भी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, देहात के क्षेत्र होते हैं, वो इतना पीछे छूट जाते हैं कि जो सेंट्रल टॉपिक ये होता है, हमारे कंट्री का मुद्दा होता है, वो कभी बन ही नहीं पाता। ना तो इलेक्शंस में इसकी बात होती है, ना तो रोड चलते गलियारे चलते बात जो लोग बात करते हैं वो लोग इसकी बात कर पाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उसकी बात बहुत कम होने के कारण डेवलपमेंट में भी वो पीछे छूट जाता है। इस बात पे जो कि बहुत लोग एग्री करते हैं, क्या ये सिर्फ मिथक है या इसमें सच्चाई है। और इसके अलावा मैं एक और मुद्दे पे बात करने आया हूँ, जो कि कोरोना से जुड़ा हुआ है। क्या कोरोना काल में शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो मैं इन सब मुद्दों पे और भी अनेक मुद्दों पे बात करूंगा। पिछले 30-35 वर्षों से शिक्षक रहे हैं, अभी सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा सर से। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं जी धर्मेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय सागर। जी, तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही सर ने बता दिया। वैसे ये पिछले बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, तीन दशक से ज़्यादा से ये कार्यरत हैं। तो अब मैं सर आपसे यही मैं जानने आया हूँ, चूँकि मेरा यही गृह राज्य है, मैं घूम ही रहा था गाँव में, तो मुझे पता चला कि इसे कोरोना में हुआ क्या है कि बच्चे जो तो छूट ही गए हैं, लेकिन क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ, आप एक प्रधानाचार्य हैं, तो आपके नज़रिए से शिक्षकों पे क्या प्रभाव पड़ा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, बिहार में जो शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। बहुत सारे शिक्षक तो कोरोना काल में घर बैठ कर के वेतन ले रहे हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं रही है शिक्षा से संबंधित। सरकार ने भी कोई उनको निर्देश नहीं दिया है कि वो इस दिशा में कुछ करें, और ऐसी मानसिकता बना ली है लोगों ने कि अगर उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाए तो उन पर घड़ों पानी पड़ जाता है। मैंने अपने विद्यालय में बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए, घर बैठे हम लोग वेतन केवल न लें, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था बच्चों के लिए। शिक्षकों का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उनसे जुड़ा हुआ रहता हूँ। उस पर पहले राय ली, किसी शिक्षक ने कोई राय नहीं दी। फिर स्पेशली मैंने सबको फोन करके पूछा क्या राय है। मैं बच्चों का एक ग्रुप बना रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप जो है लेसन बाय लेसन अपना हर शिक्षक देते जाए, बच्चों को कुछ न कुछ तो लाभ दूंगा। तो इसमें एक दो शिक्षकों ने कहा कि ठीक है, बड़ा बुझे हुए मन से कहा ठीक है। कुछ ने कहा कि तू सोचित होगू तो ठीक है, सोचित होगू अपनी भाषा में। हम कि सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा, करना आपको भी पड़ेगा। लेकिन कोई बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे अपने शिक्षकों के द्वारा नहीं मिल पाया। 2-1 शिक्षकों को छोड़कर बाकी के द्वारा नहीं मिल पाया। अब ऐसी परिस्थिति में उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने छात्रों को कुछ देने में सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, थोड़ा सा कठिनाइयां होती है। और इसके पीछे क्या कारण है कि जो हमारे देहाती क्षेत्र में शिक्षकों का, अभिभावकों का, विद्यालय का जो बैकग्राउंड है वो इसके लिए रेडी भी नहीं है। जिस ग्रुप के बच्चे हमारे सामाजिक ग्रुप तक, मेरा मतलब है हमारे विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए, बहुत गरीब आदमी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप तभी चल पाएगा जब उनके पास एक एंड्रॉयड फोन होगा, जब उनके पास इतने पैसे होंगे कि उसमें प्रतिमाह नेट पैक करा सकें। जी। और हमारे यहाँ ऐसे तबके के बच्चे पढ़ते हैं जिसमें कम से कम 80% तो ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उन्हें एमडीएम का चावल मिल जाएगा, उन्हें एमडीएम की राशि मिल जाएगी, विद्यालय से उनको छात्रवृत्ति या पोशाक संबंधित कुछ आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी। उद्देश्य पढ़ना नहीं, उद्देश्य कुछ हासिल करना है, भौतिक रूप से कुछ हासिल करना है। ऐसी मानसिकता है। ऐसे घर से बच्चे आ रहे हैं जिसके यहाँ से पहली बार बच्चे विद्यालय में आ रहे, उसके माता पिता नहीं पढ़े हैं, पहली बार आ रहे हैं। तो अगली पीढ़ी में हो सकता है उनमें कुछ समझ आए, क्योंकि हम लोग अपने घर में देखते हैं कि हमारी 2 पीढ़ियां ऊपर से पढ़ी हुई थी, उसके ऊपर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी नहीं पढ़ी हुई थी।
तो उन्होंने 7वां 8वां तक पढ़ाई की। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पिताजी इंटर तक पढ़े, हम पीजी कर गए, हमारे बच्चे एमटेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं लोग। तो वैसे ही उसमें भी हो सकता है कि अगली पीढ़ी में कुछ फायदा हो, लेकिन इस पीढ़ी में तो उनका यही उद्देश्य है कि कुछ न कुछ हमें विद्यालय से मिल जाए, सरकार से कुछ प्राप्त हो जाए, भौतिक रूप से कुछ मिले, विद्या मिले, ज्ञान मिले। ऐसा नहीं है अभिभावकों का। अभिभावक लोग मिलते हैं, फोन करते हैं, वो पूछते हैं चावल अले की न अले, एमडीएम की राशि नहीं आई, हमारे बच्चा के पोशाक राशि नहीं आया। ये कोई नहीं पूछता है कि हमारा बच्चा 6ठा क्लास में पढ़ता है, उसको एलसीएम नहीं आता है, 7वां 8वां में चला गया, बिंदु किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, वो नहीं जानता है। ये कोई नहीं पूछता है, सब लोग यही सब पूछते हैं। तो एक माहौल जो बना करके लोगों में दिया जाना चाहिए, उसमें सरकार तो बिल्कुल फेल हो रही है, शिक्षक फेल हो रहे हैं और समाज भी फेल हो रहा है। बहुत बड़ी बात कही है। मतलब मैं इतना प्रभावित हूँ इससे कि समाज को देखिए, हमारा क्या है कि हम एक इंडिविजुअल तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी सरकार को हर चीज़ पे ब्लेम डालते हैं। कुछ हद तक क्या मतलब बहुत बड़े लेवल पे उनकी गलती है, लेकिन सामाजिक तौर पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी। मतलब सर ने शायद अपने यही बात करने की कोशिश की सर। यही फिर दूसरा सवाल इसलिए जुड़ा हुआ मैं फिर करना चाहूँगा कि तो फिर इसके लिए सर क्या करना होगा। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, ग्राउंड लेवल से दिक्कत है, ऊपर से दिक्कत है, अधिकारी लेवल पे दिक्कत है, नेता लेवल पे दिक्कत है। तो फिर इसका निवारण होगा कैसे सर, आपके पर्सपेक्टिव से क्या? हाँ, देखिए मेरा मानना है कि सरकार को आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हटना पड़ेगा। विद्यालय में शिक्षकों की क्वालिटी बेहतर करनी होगी, और ये आर्थिक युग है, हर चीज अर्थ से जुड़ता है। मैंने कई बार नेट पर सर्च किया, विदेशों में, हॉलैंड में, जर्मनी में, कि वहाँ शिक्षकों की सैलरी क्या है। तो मुझे पता लगा कि कई देशों में, कई डेवलप कंट्रीज में शिक्षकों की जो सैलरी है वहाँ के डॉक्टर और प्रोफेसर से ज्यादा है। प्राइमरी टीचर्स की सैलरी वहाँ के प्रोफेसर से ज्यादा है। संजोग से एक बार जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे गया में, तो ट्रेन से दिल्ली जाते थे, एक जर्मनी की दंपत्ति बोध गया घूमने जा रही थी, इंडिया घूम पर आई थी, तो बोध गया जा रही थी, उनसे चर्चा हुई। हमारा सौभाग्य था कि वो हिंदी जानते, बातचीत हुई। तो शिक्षकों का एक थोड़ा सा ये होता है कि जो शिक्षक मिलते हैं तो वेतन के बारे में जरूर पूछते हैं कि भाई आपका वेतन क्या है, कैसा। संजोग से हमने पूछा, ये 20 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, उस समय यूरो नहीं था, फ्रांस के थे, सॉरी मैंने जर्मनी कह दिया, फ्रांस के थे। फ्रांस में फ्रेंच चलता था उन दिनों उन्होंने कहा कि हम लोग प्राइमरी टीचर है वहाँ, और वहाँ हमारा वेतन जो है वो 50,000 फ्रैंक है। अब मैं बड़ा हतप्रभ रह गया, 50,000 फ्रैंक, एक फ्रैंक का इंडिया में कितना है? तो आपके यहाँ एक फ्रैंक का 25 रुपया है। मल्टीप्लाई किया तो बहुत बड़ी राशि आई। इतना खर्च क्यों करते प्राइमरी टीचर्स? तो उनका कहना था कि प्राइमरी टीचर्स अगर बच्चों का बेस मजबूत नहीं करेगा तो उसके ऊपर हाई स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो क्या कर पाएंगे। और हमारे यहाँ जो सरकार है ठीक उलट चा करती है। हमारे यहाँ प्राइमरी टीचर्स को समझती ही नहीं है कि इनके पढ़ाने के लिए कोई काबिलियत चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति में हम लोग का कुछ प्रशिक्षण चल रहा है, और उसमें जो प्रशिक्षण का विषय है, उस विषय को मैंने बड़ा ध्यान से देखा है, उसका अध्ययन किया है। वस्तुतः अगर वो नॉलेज हमारे शिक्षक हासिल कर लें, उनमें अगर क्षमता है उसे हासिल कर लें, और उसको विद्यालय में उसको अप्लाई करें, तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, बहुत बड़ी तरक्की होगी, बहुत लाभ होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरा मानना नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी नहीं है शिक्षकों की। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या है, पढ़ाई का सिस्टम क्या है। बच्चा जब मैट्रिक पास करने के बाद इंटर का एग्जाम देता है, इंटर में जाता है, इंटर का एग्जाम देता है, तो वहां से जो उसकी काबिलियत है 2 छोर में बढ़ जाती है, एक मेडिकल और दूसरा इंजीनियरिंग कह लीजिए। जो सबसे काबिल होते हैं वो ये इन 2 क्षेत्रों में चले जाते हैं। उसके बाद जो बच जाते हैं वो सिंपल ग्रेजुएट करते हैं, एमए करते हैं। उसके बाद फिर इन सब विंग में से जो ज्यादा काबिल होते हैं वो आईएएस वगैरह तैयारी करते हैं, वहां चले जाते हैं। शिक्षक कौन बनता है, जरा इस पर गौर करिए। शिक्षक कौन बनता है? मेरे 2 बच्चे हैं,
मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे शिक्षक बने। क्यों नहीं? जैसे पुराने जमाने में यहाँ की किसानी प्रथा जो थी बहुत उन्नत थी, लोग अपने बेटे को नौकरी नहीं करने देते थे, कहते खेती ही करो, कृषि ही करो। लेकिन आज कोई कृषक अपने बेटे को कृषक नहीं बनाना चाहता है। उसी प्रकार से आज एक शिक्षक अपने बेटे को शिक्षक नहीं बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक युग है और सरकार ने शिक्षकों का वेतन जो है चपरासी के वेतन के बराबर करके रखा है। तो टैलेंटेड लोग कैसे आएंगे इसमें? अगर इसमें अच्छी सैलरी हो, अच्छा, तो क्या होगा? अच्छे टैलेंटेड लोग आएंगे। अच्छे टैलेंटेड लोग आएंगे तो फिर उसका लाभ हमें ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। आजादी के बाद से ऐसी मानसिकता लोगों में बन गई है कि ग्रामीण लोग भी अब ये सोचते हैं कि शिक्षक को इतना मिल रहा है तो बहुत मिल रहा है। उनका सोच है कि शिक्षक को इतना भी दे रही सरकार से बहुत दे रही है। उनकी ये सोच नहीं, उनकी ये आवाज कहीं से नहीं सुनाई पड़ी कि शिक्षक को अच्छे शिक्षक हमें भेजना चाहिए था, अच्छे सैलरी देकर। खराब शिक्षक है से उससे मतलब नहीं है, इनको इतना भी मिल रहा है वो गलत मिल रहा है, ये वो कहते हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अच्छा शिक्षक आते और अच्छा पढ़ाते, काबिल शिक्षक आते। ये उनकी सोच नहीं है। तो बिल्कुल मानसिक रूप से भी लोगों की सोच को पंगु बना दिया गया है। वो लोग सोच नहीं पाते हमारा हित किसमें होगा। तो हाँ, मतलब सीरियसली मैं आपको, अगर मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन आपको दूं तो सच्चाई ये है कि मेरा भी यही मतलब व्यक्तिगत मानना होता है कि जो समाज है, आप जब ग्राउंड लेवल से नहीं सोचेंगे किसी चीज़ को तो ऊपर से तरक्की नहीं होगी। ये होता क्या है कि जब हम गली में चलते हुए जो चर्चाएं होती हैं वही जाके जो नेता लोग होते हैं वही भाषण देते हैं। अगर हम शिक्षा की डिमांड नहीं करेंगे, अच्छे शिक्षकों की डिमांड नहीं करेंगे, या फिर शिक्षकों की सैलरी या उनके जो लाइफस्टाइल होता है कि सैलरी हर चीज़ नहीं होता, इज्जत भी एक चीज़ होती है। तो होता क्या है कि शायद हम अपने शिक्षकों को वो इज्जत जो गुरुकुल के ज़माने में दिया करते थे, जो गुरु द्रोणाचार्य के ज़माने में दिया करते थे, वो शायद अब नहीं दे रहे हैं। शायद आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, वो जो गुरु द्रोणाचार्य हो गए या गुरुकुल वाले जो शिक्षा प्रणाली थी, वो जिस प्रकार के संस्कारों से सुरभित थी, बलवित थी, पुष्पित थी, और जिस तरह के उच्च मापदंड उस समय के गुरुओं में थे, आज के परिदृश्य में जब सब कुछ पैसा हो गया है जी, उसकी परिकल्पना करना हमें यथार्थ की ओर नहीं ले जाएगा। आज तो अब गया क्रेन स्कूल देख लीजिए, डीपीएस पटना देख लीजिए, जहां प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन कराने में 50,000 60,000 रुपया लगता है। तो कुछ ऐसे भी हैं अभिभावक जो 50,000 60,000 रुपये देकर के एडमिशन वहां करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? उन्हें लगता है कि उस क्वालिटी का एजुकेशन उनके बच्चे को चाहिए। और हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं, उन्हें कुछ सरकार की तरफ से मिलता है। अब ये दोनों बच्चे जब किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो उनका मुकाबला कैसे हो पाएगा? जरा सोचिए। एक वो स्टैंडर्ड जिसमें वो बच्चा पढ़ रहा है, जिसका पूरा स्कूल जो है बिल्कुल आधुनिक शिक्षण प्रणाली से लैस है, और एक वो स्कूल, आज स्कूल की हालत देख लीजिए। किसी स्कूल में जाइए जो गांव के दूर दराज स्कूल में है, वहां देखिएगा कि कोरोना काल में विद्यालय बंद है, कोई शिक्षक नहीं जा रहा है, कोई रसोईया वगैरह नहीं है, कोई चपरासी तो है ही नहीं हमारे यहाँ। स्कूल जुआरियों का अड्डा बन गया है, शराबियों का अड्डा बन गया है, कोई वहां पर है नहीं। तो असामाजिक तत्व के लोग वहां पर अड्डा जमाए हुए, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। ये परिस्थितियां बन गई। विद्यालय के प्रति लोगों का समर्पण नहीं। विद्यालय विद्या का मंदिर है, ये लोग सोचते नहीं। देवी स्थान देवी जी का मंदिर है, महादेव स्थान महादेव जी का मंदिर है, लेकिन विद्यालय भी विद्या का मंदिर है, ये मानसिकता लोगों में समाप्त हो गई। और जब तक ये मानसिकता लोगों में नहीं आएगी, आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा। इसके पहले वाले सवाल में सर आपने जिक्र किया था जो नई शिक्षा पद्धति आई है जी, मतलब बहुत चर्चाएं हो रही है इसके बारे में। मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखता हूँ, मतलब न्यूज़ मीडिया पे बातें होती हैं, लेकिन होता क्या है कि सारे जो बातें होती है ना वो घूम फिर के वही, मतलब प्राइवेट स्कूल में क्या करना है वहीं पे रह जाता है। एक उस पे से सबसे जो मेन मुद्दा इस बार आया था भाषा को लेकर कि हमें जो इस बार जो शिक्षा देनी है बच्चों को, वो 5 क्लास तक, 5वीं कक्षा तक वो उनके लोकल लैंग्वेज में देनी है। तो मैं इसके बाद एक दूसरा सवाल, लेकिन ये वाला सवाल मैं अभी पूछना चाहूँगा कि जो ग्रामीण जैसे बिहार के दूर दराज जो जिस गाँव में करौता गाँव में है,
तो एक दूर दराज कहीं गाँव जो कि सड़क से बहुत हद तक जुड़ता नहीं ही है, मतलब तो यहाँ पे उसका क्या असर हो, क्या पहुँचेगा? वो जो प्रधानमंत्री हमारे बात करते हैं या जो बाकी गृह मंत्री बात करते हैं, जैसे ये जो एजुकेशन मिनिस्टर बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ जो उन्होंने जिस पर्पस से इसको लाया है, भाषा वाली बात को स्पेशली मैं चाह रहा हूँ और बाकी मुद्दों पे भी, तो क्या यहाँ तक पहुँचने वाला है वो? क्योंकि बिहार जैसे, क्योंकि ये भी एक डाइवर्स राज्य है, मतलब यहाँ भी अनेक भाषाएं हैं, हाँ, तो क्या वो फर्क पड़ेगा, कुछ असर आपको दिखता है? देखिए बिहार में भी कई स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मगध में मगही हो गया, भोजपुर में भोजपुरी हो गया, आप मिथिला में चल जाइए तो मैथिली भाषा है, अंगिका भी मुंगेर में बोली जाती है। तो ये 3-4 स्थानीय भाषाओं में, लेकिन ये सभी भाषाएं हिंदी से मिलती जुलती है और बिहार की राजकीय भाषा हिंदी ही है। यहाँ की शासन प्रणाली में भी हिंदी में ही सारे कार्यक्रम होते हैं और अभी तक जो पढ़ाइयाँ प्राथमिक विद्यालय में होती रही वो हिंदी माध्यम से ही होते रही है। तो मान लीजिए अब अगर इसका उद्देश्य ये माना जाए कि मगध में मगही भाषा में पढ़ाई जाए, भोजपुर में भोजपुरी भाषा में पढ़ाई जाए, तो जो बच्चे रूरल एरिया से पहला बार उठ करके विद्यालय में आए हैं उन्हें थोड़ा अपनत्व का बोध तो जरूर होगा, उन्हें लगाव जरूर होगा, उन्हें समझने में थोड़ी आसानी जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख बात यह है जो मैंने पिछली बार भी कहा कि जिन प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से ही अंग्रेजी की पढ़ाई, अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई और फिर उच्च क्लास में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, तो सारे किताब जो है, सारे ट्यूशन, सारे कोचिंग, सारे क्लासेस सब इंग्लिश मीडियम से होंगे, तो बच्चों को उसकी भी तैयारी करवानी चाहिए कि ताकि वहां जाकर वो पिछड़ न जाए। बिहार के बच्चे हमेशा इंग्लिश लिटरेचर में पिछड़ जाते हैं, मैथ में सबसे आगे होते हैं लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा शुरू से आप 5वां क्लास तक बात करें, हाँ 10वां क्लास तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई होती है। बल्कि बहुत सारे जहानाबाद के कॉलेज हैं या बहुत सारे कॉलेज को मैं जानता हूँ कि वहाँ भी इंटरमीडिएट तक साइंस के विद्यार्थी भी हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। मैं 10वां क्लास तक देहात से ही पढ़ा हूँ, उसके बाद रांची चला गया था और मेरे कुछ साथी जो थे वो जहानाबाद नाम लिखवाए थे, तो उनको आईएससी की पढ़ाई जो थी वो हिंदी मीडियम से होती थी और मैं रांची के कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई होती थी, तो मुझे वहाँ समझने में कठिनाई होती थी क्योंकि पहला बार अंग्रेजी मीडियम में फेस कर रहा था और यहाँ ये लोग को समझने में आसानी होती थी क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती थी। लेकिन जब ग्रेजुएशन में गए तो ग्रेजुएशन में इनको भी इंग्लिश मीडियम फेस करना पड़ा और हमें भी इंग्लिश मीडियम फेस करना पड़ा। तो अब जो है वहाँ मुझे इंग्लिश मीडियम समझने में ज्यादा आता था, इनको इंग्लिश मीडियम समझने में दिक्कत होती थी। तो मेरा कहना यह है कि माध्यम को सिर्फ कुछ स्टेप तक 5वां क्लास तक, 8वां क्लास तक, 10वां क्लास तक करके छोड़ दीजिए और फिर एकाएक उसको आगे जाके चेंज कर दीजिएगा तो विद्यार्थी पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हम सब एक विद्यार्थी पहले रहे हैं, बाद में शिक्षक या कोई अन्य जॉब में गए हैं, इसलिए हम लोग तो अपनी जो हमारी स्थिति है उससे हम आकलन कर सकते हैं ज्यादा बढ़िया से। खैर मैं खुद भी विद्यार्थी हूँ तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं लकी विद्यार्थियों में से रहा हूँ जो कि बचपन से सीबीएसई में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं मतलब सर जो कि मतलब मैं सोचता हूँ, खुद भी सोचता हूँ, निरीक्षण करता हूँ खुद भी दिमाग में, तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है 10th 12th तक तो हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर इंग्लिश में जाएंगे तो दिक्कत होती है। मतलब बहुत सारे, मैं दिल्ली में पढ़ता था तो वहाँ पे लोग आते थे फिर इंग्लिश पढ़ने, तो दिक्कत होती थी। खैर लेकिन फिर भी सर मतलब बाकी जो भी कठिनाई है, लेकिन जब सरकार ने ऐसे नियम बना दिए तो इम्प्लीमेंट तो करना है आपको, शिक्षा के तौर पे तो करना है और ऊपर से आप तो बताना चाहते हैं, आपको हर चीज़ देखना है, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए हम तो उसी माध्यम से पढ़ा ही रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार भले अभी लागू की है लेकिन हमारे यहाँ वही माध्यम है। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को तो उनको उसी माध्यम से, जिस भाषा को समझता है उसी भाषा से हम कर रहे हैं। भाषा कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे बिहार में स्थानीय भाषा में पढ़ाना कोई समस्या नहीं है क्योंकि शिक्षक भी सब स्थानीय होते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो तो उसको करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है सर, मैं बिहार से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हम इसका ना ब्रॉड व्यू कर सकते हैं। हम बिहार से हट के थोड़ा कर्नाटक में चलते हैं, ठीक है। कर्नाटक में ऑब्वियसली जैसे जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से 5th क्लास तक वो कन्नड़ भाषा में करेगी, ठीक है, उसके बाद चेंज करेगी। सर एक ब्रॉडर व्यू, मतलब मैं ब्रॉडर व्यू आपसे पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा पूरे देश का। सर आप ये समझिए कि हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं कि एक देश होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, भाषा, करेंसी, है ना, एक झंडा है,
तो एक भी बात चलती है कि एक भाषा होना चाहिए। तो बताइए सर कि एक तो मतलब 22 भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में। अगर हर में ऐसे एजुकेशन होता रहेगा 5वीं क्लास तक, तो फिर अब समझते हैं कितना बड़ा ये कितनी बड़ी ये दिक्कत है आगे चल के आगे। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, पूरे इंडिया लेवल पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी आज़ादी के साथ जो नियम कानून हमारे यहाँ संविधान आदि जो बनाए गए, उसमें हर क्षेत्र हर वर्ग के लोग थे, और हर वर्ग हर क्षेत्र के लोगों को खुश करने में राष्ट्र को बर्बाद कर दिया गया। आप बगल में अपने चीन को देख लीजिए। हमारे यहाँ 1947 में आज़ादी आई है, 1948 में चीन में जो आज की वहाँ शासन प्रणाली 1948 से। तो जब हम लोग पढ़ते थे 1983-84 में मैट्रिक पास किया, उस समय तक चीन की कोई बड़ी उपलब्धि विश्व स्तर की नहीं थी। 1962 के युद्ध में भारत को पराजित किया था, केवल यही जानते थे। विश्व के बाजारों में भी उसका कोई सामान नहीं था। भारतीय बाजार में एक पेंसिल टॉर्च स्टील वाली मिलती थी जो मेड इन चाइना लिखी रहती थी, इसके अलावा और कुछ हमने नहीं देखा था। आज पूरा विश्व चाइनीज बाजारों से भरा हुआ है। मैंने बहुत अध्ययन किया है चीन के इस डेवलपमेंट के बारे में। तो वहाँ का जो शासन प्रणाली है, वो जो निर्णय लेती है सरकार सेंट्रल स्तर पर, उसको स्थानीय स्तर पर उसको हार्ड एंड फास्ट भी वो लागू करवाती है, करना पड़ता है। तो मैंने पढ़ा देखा कि चीन ने शुरू से लेकर के 90 के दशक तक सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो एजुकेशन पर जोर दिया, और सिर्फ अपनी चाइनीज भाषा को लेकर के। इसमें बहुत सारी तरक्कियां हुई। इसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश के अंग्रेजी भाषा के जानने वाले लोग रहे हैं तरक्की देने वालों में, फ्रेंच भाषा के जानने वाले लोग रहे हैं। चाइनीज भाषा का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने चाइनीज भाषा में अपने सारे पाठ्यक्रमों को, वहां से आपको अगर बीटेक एमटेक करना है तो चाइनीज भाषा सीखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी की पढ़ाई वहां नहीं होती है, लेकिन चाइनीज भाषा को राष्ट्र स्तर पर उन्होंने प्रमोट किया। आज विश्व की सबसे बड़ी भाषा चाइनीज ही है जी, अंग्रेजी दूसरे नंबर पर है जी। तो ये जो है करना चाहिए था बहुत पहले से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है ना कि इसमें अगर आप आज कुछ करिएगा तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलने में आपको छोटा मोटा रिजल्ट मिलने में भी 30 बरस लग जाएंगे। ब्रॉड रूप से आपको रिजल्ट मिलने में तो 40-50 बरस भी लग जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि हमें पहले से ही किसी एक वजह से हिंदी भाषा बहुत ब्रॉड लेवल पे जी बोली जाती है, उसको अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन फिर मतलब ऐसे तो फिर चीन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो चीन एक सर मतलब लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहाँ पे किस फोर्सफुली किया जाता है। तो अगर हम इंडिया में अगर ऐसे अप्लाई करते तो आपको नहीं लगता है कि साउथ के कुछ जो राज्य हैं हमारे दक्षिण के, वो फिर नाराज हो जाते? तो इसमें फिर लोकतंत्र कहाँ आया? यही तो किया गया हमारे यहाँ, और ये समस्या सब दिन रहेगी। तमिल वालों को तमिल चाहिए, कन्नड़ वाले को कन्नड़ चाहिए, हिंदी भाषी वाले को हिंदी भाषी चाहिए। अब तो इतना स्थानीय स्तर पर मांग होने लगी कि मगही वाले कहते हैं कि हमारी भाषा को भी भाषा वाली अनुसूची में डाला जाए। तो भोजपुर वाले कहते हैं हमें डाला जाए, मैथिल वाले तो डलवा चुके हैं। तो इस तरह से तो ये क्षेत्रीयता का ही भाव है, इसको तो त्यागना पड़ेगा लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा कि हम एक अपनी पहचान बना सके। लोकतांत्रिक देश सिर्फ भारत ही नहीं है, बहुत सारे देश लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वहाँ एक ही भाषा है। जापान भी लोकतांत्रिक है, फ्रांस भी लोकतांत्रिक है, यहाँ तक कि अमेरिका को देख लीजिए। आजादी के पहले तो अमेरिका एक बहुत असभ्य देश था, और वहां भी आज भी बहुत सारी छोटी मोटी भाषाएं हैं, लेकिन पूरा अमेरिका अंग्रेजी भाषा के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी इंग्लिश इंग्लैंड वाली इंग्लिश थोड़ा सा अलग भी, थोड़ा सा फर्क भी है, लेकिन पूरे देश में एक भाषा है। अब देखिए ना, अब ये जो चला है कि स्थानीय भाषा में मुझे देंगे, ठीक है, वो उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन ये लाभ को जरा सा जोड़ के देखें। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो उन्होंने एक जो शिक्षण पद्धति चलाई, उनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति मैकाले ने जो चलाया, उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को यहाँ शासन करने में कठिनाई हो रही थी। एक साधारण सा क्लर्क भी उन्हें इंग्लैंड से लाना पड़ता था। तो यहाँ के लोगों को कुछ पढ़ा लिखा करके इस लायक बना सके कि मेरा काम कर सके। आज भी ऐसा ही लगता है कि आप पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाना चाहते हैं कि किसी तरह से काम चल जाए। ये इससे काम तो नहीं हो पाएगा, खाली काम चलाऊ काम हो रहा है। अब इससे क्या होगा? ठीक है, स्थानीय भाषा में आप पढ़ाओगे, कन्नड़ वाले को कन्नड़ पढ़ाओगे, बंगाली वाले को बंगाली पढ़ाओगे, उसको ये पढ़ाओगे 5वीं क्लास तक, 6ठी 7वीं 8वीं में क्या पढ़ाओगे?
समस्या आएगी ना। जी सर। तो क्यों ना उसको आधार नीचे से चलो, उसके स्थानीय भाषा में पढ़ाई में मना नहीं कर रहा, लेकिन एक ब्रॉड चीज अपनाई जो सब देश में एक समान हो, तब ना एक वन नेशन वन लैंग्वेज हो पाएगा। हाँ ऐसे कैसे होगा? नहीं बिल्कुल सर। देखिए ठीक है, मैं आपकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन सर मैंने देखा इतिहास गवाह है इस चीज़ का। मतलब जब जवाहरलाल नेहरू जब इस चीज़ का वो कर रहे थे कि सब राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए भाषा के रूप में, तो उनका एग्जाम्पल दिया गया था कि यूरोप में देखिए किस तरह से भाषा के नाम पे ही हर देश जो है करीब करीब सब एक ही था। ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था, कुछ और भी एम्पायर थे बहुत, ठीक है, रोमन एम्पायर के अंतर्गत था। तो इंग्लैंड एक अलग इंग्लिश भाषा वाला बन गया, स्पेन स्पेनिश भाषा वाला बन गया, फ्रेंच वाला फ्रांस बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया। एक तो ये सवाल है सर कि मतलब यही है कि अगर हम भी भाषा को अगर स्ट्रिक्ट कर देते तो हो सकता है कि जो अभी भारत का स्वरूप हम देख रहे हैं उस तरह का नहीं रहता है ना, कुछ अलग हो जाता है। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा मैं और ऐड करूँगा कि देखिए सर, जहाँ तक दो भाषा का सवाल है ना, मतलब हाँ इंडिया में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन कनाडा एक देश है सर, वहाँ पे दो भाषाएं ऑफिशियली चलती है। मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री भी अगर कुछ बात अगर बोलते हैं तो पहले इंग्लिश में और फ्रेंच में दोनों में बोलेंगे, कंपलसरी वो बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं आती अगर है तो उनके बिहाफ पे कोई Translator ट्रांसलेट बोलेगा। करेगा, लेकिन वो मतलब ऑफिशियल एक है दोनों भाषा में। खाली इंडिया में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है काम। तो मतलब तो आप जो बोल रहे हैं सर कि अगर एक ही भाषा चलना चाहिए तो कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा हो जाएगा। नहीं सर, मेरा ये नहीं कहना है एक ही भाषा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी जो सक्षम पदाधिकारी हैं, सक्षम नेता हैं, वो ये ऑफिशियली बयान दें कि अब से भारत में हिंदी ही होगा या अब से केवल अंग्रेजी होगा। ऐसा करने से तो तुरंत विवाद चालू हो जाएगा। ये मैंने बार बार कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रयोग करने से पहले आपको बढ़िया से सोचना पड़ेगा, कार्य प्रणाली बनानी पड़ेगी और दीर्घकालीन कार्य प्रणाली बनानी पड़ेगी। ये एकाएक नहीं होगा। आप जिस भाषा का, आप यहाँ बंगाली भाषा नहीं बोला, आप बंगाली भाषा को ही चूज कर लीजिए, फिर उसको धीरे धीरे आप उसको प्रमोट करिए, उसमें सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध करें, उसमें सारा मटेरियल्स आए, सारे कोचिंग्स हो, सारे स्कूल्स हो, सारे टीचर्स हो। धीरे धीरे लोगों को लगे कि इससे पढ़ने में ज्यादा सहूलियत है, ज्यादा लाभदायक है, लोग स्वतः अपनाएंगे। थोपने वाली बात पर मैं भी विश्वास नहीं करता। कन्नड़ वालों को हिंदी मत थोपिए, थोपिए नहीं, लेकिन कन्नड़ वालों के सामने ये विकल्प आप रखिए कि देखिए हिंदी से अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए इतना बड़ा हिंदी क्षेत्र है, इसमें आपका जॉब करने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ना। आप बढ़िया से बिहार में सेटल कर सकते हैं, बढ़िया से राजस्थान में सेटल कर सकते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो उर्दू भाषा बोली जाती है, हिंदी से बड़ी बोलचाल में हिंदी से मिलती जुलती है, लिखावट भले उसकी अलग हो लेकिन बोलचाल में बहुत हिंदी से मिलती जुलती है। तो इतना बड़ा आपको एरिया मिल रहा है, तो क्यों नहीं इसमें आप अपॉर्चुनिटी अपनाइए, इसमें हिंदी भी जानी। तो इसको आपको लोगों के सामने परोसना है, थोपना नहीं है। जी सर, तब इसमें सुधार होगा। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत सही बात बोली आपने सर। फिर लेकिन जैसे ऑप्शन देने वाली बात है आपने, तो वो तो भारत सरकार का चला आ रहा है। महात्मा गांधी ने जो वो स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण भारत हिंदी भाषा संघ का, वो आज भी चेन्नई में हेडक्वार्टर है उसका। वो साउथ में वो प्रमोट कर रहा है हिंदी को, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सरकारें जो रही है पिछले 70-75 सालों से, क्या वो हिंदी भाषा को साउथ में प्रमोट करने में फेल रही है या फिर क्या है आपके हिसाब से? नहीं देखिए, महात्मा गांधी ने ऐसा किया था और वो चल रहा है, और वो उस माध्यम से कितना चल रहा है इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मन से प्रयास नहीं किया गया है। और मैंने बार बार कहा, फिर कह रहा हूँ कि आप इसमें अपॉर्चुनिटी पैदा करिए, लोग स्वतः आएंगे। पढ़ाई का आज का उद्देश्य ही हो गया है कहीं न कहीं जॉब हासिल करना, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर लोगों में मिलेगी। आज देखिए ना, मैंने बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो फॉरेन लैंग्वेज से डिग्री हासिल किए हुए हैं। कोई जापानी लैंग्वेज से, मेरी एक शिष्या है पतियामा की, वो कोरियन लैंग्वेज से की हुई है और यहाँ कोरियन मंत्रालय में उसको यहाँ जॉब मिला हुआ है, बहुत बढ़िया सैलरी कमा रही है, बातचीत होती है उससे। तो आप अपॉर्चुनिटी उसको मिला वहाँ, कर लिया। कोरियन लैंग्वेज और जापानी लैंग्वेज तो इंडिया का नहीं था, लेकिन उसमें उसको अपॉर्चुनिटी दिखा और तब उसने उसमें कर लिया। तो ये करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी उसमें। अब मान लीजिए हम आप ऑफिशियली लैंग्वेज देखें तो बंगाली को करते रहे पूरे भारत का, बंगला भाषा जो है बंगला भाषा रहेगा। अब हम बंगाली कोई किताब नहीं, बिहार में उपलब्ध नहीं है। हम आप अपने बच्चों को भी जाओ जहानाबाद में खोजो थोड़ा सा, कहीं है कोचिंग सेंटर जो बंगला भाषा में, कहीं नहीं मिलेगा। पटना में खोजे नहीं मिलेगा, बंगाल वाले कलकत्ता में हिंदी में खोजे तो नहीं मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सब जगह, धीरे धीरे ही होगा, एक वेग नहीं होगा, लेकिन इसमें सार्थक प्रयास करने की जरूरत है।
और हमारे देश में तो गजब ढंग की परंपरा है, हम एक सरकार आएगी ये नीति बनाएगी, अगली सरकार आएगी उसको पलट देगी और उसको नए ढंग से करेगी। जी नहीं, बिल्कुल सही सर। सर का यही कहना है कि जैसे हमें किसी लैंग्वेज को अगर प्रमोट करना है तो उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने भी फील किया है इस चीज़ को कि जैसे दिल्ली में या बॉम्बे में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे हर एक जॉब का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो जब इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना बच्चे सर इंग्लिश में जाएंगे। इंग्लिश में यही आपका बिल्कुल बिल्कुल यही करना है, बिल्कुल करना है। बिल्कुल करना है। हाँ तो फिर तो सर का यही कहना है कि हिंदी में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हिंदी में जाएंगे। हाँ सरकारी जो कार्यालय है वहाँ पे तो हिंदी में होती है, लेकिन सर का भी यही मानना है कि वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज या किसी भारतीय भाषाओं को प्रमोट करना होगा, तभी भारतीय भाषा इंग्लिश या बाकी विदेशी भाषाओं से आगे जाएंगे। सर ये तो हो गई बहुत ब्रॉड लेवल की बात। मैं जिस मुद्दे पर बात करना है तो उस पर थोड़ा सा मैं भटक गया था। हाँ तो ये था सर कि चूंकि माहौल तो अभी आप देख रहे हैं पेंडेमिक का हो रहा है सर, शिक्षकों की आपने दिक्कतें बता दी सर। बट आपके हिसाब से, क्योंकि बच्चे जो है हिसाब से जुड़े हुए नहीं हैं अभी, दूर दूर हो रहे हैं, तो आपको सर क्या लग रहा है कि आपके बच्चे आपके सानिध्य में नहीं है और बच्चों के सानिध्य में आप नहीं है, तो बच्चों पे इसका क्या मेंटल असर भी पड़ता है या फिर आपको लगता है कि आप कुछ दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आपको कोई असर पड़ता है तो किस तरह से इसका निदान कर सकते हैं? शायद आपका जो प्रश्न है वो कोरोना के संदर्भ में। जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों पर जो कोरोना काल में विद्यालय बंद होने से जो असर पड़ा है वो बहुत बुरा असर पड़ा है, और इस असर को तब और ज़्यादा घातक बना दिया जा रहा है जब उन्हें बिना पढ़े अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जा रहा है। 5वां क्लास के बच्चे 6ठा क्लास में चले गए और यही स्थिति रही तो इस बार वो 6ठा से फिर 7वां में चले जाएंगे। अब जरा देखिए, पढ़ाई जो है एक दूसरे पर बेस्ड होती है। ज्योमेट्री किसी को पढ़ानी है तो उसको बिंदु से पढ़ाई शुरू होगी। कहा बिंदु किसे कहते हैं, फिर रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, तब त्रिभुज चतुर्भुज वगैरह समानांतर रेखाएं वगैरह पढ़ानी है। अब ये बिंदु रेखा रेखाखंड ये सब 5वां क्लास में पढ़ना था, वो पढ़ा नहीं। 6ठा क्लास में अब उसको त्रिभुज से शुरू करना है, वो ही नहीं पढ़ेगा। 7वां क्लास में उसे चतुर्भुज और समानांतर रेखाएं बतानी है, बहुत सारे एंगल्स कोण वगैरह बताना है, संगत कोण, एकांतर कोण, आसन्न कोण। अब जो बेचारा बिंदु नहीं जानता है, रेखाखंड नहीं जानता है, वो आसन्न कोण और सम्मुख कोण कैसे समझ पाएगा? आप उसको प्रमोट करके क्लास में आपकी पावर है, आपकी सरकार है, आप बढ़ा दो, जैसा कहोगे वैसा हम भी करेंगे। अगली कक्षाओं में नाम लिख दूंगा उसके। लेकिन कितनी समस्या होगी। अब तुम शिक्षकों पर दबाव डालोगे कि इनको इस तरह का कोर्स पढ़ाओ कि पीछे वाला मेकअप हो जाए। अगर ऐसा हो पाता तो फिर साल भर का कोर्स क्यों होता? 2-2 ही महीने का कोर्स कर करके सबको पार कर देते। साल भर में तो 12 कोर्स हो जाता, 6 कोर्स हो जाता, 6 क्लास पार कर जाते। ऐसा हो सकता है तब जब बच्चों के दिमाग में बिल्कुल ये 2 साल का जंग लग गया। बहुत सारे बच्चे जो 5वां क्लास में पढ़ते थे उसके बाद पढ़े नहीं, तो उन्होंने तो तीसरा चौथा की भी पढ़ाई भूल गए हैं। खास करके मैं देहात के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास कोई ऑनलाइन पढ़ाई का कोई माध्यम नहीं है। मैंने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ उसमें। मैं 200 बच्चों का ट्राई किया व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, तो उसमें से मुश्किल से 10 बच्चे का बन पाया। मोबाइल नंबर उनका था तो कोई किसी पड़ोस का दिया हुआ था, कोई ऐसे साधारण मोबाइल नंबर दिया हुआ था, संभव ही नहीं हो पा रहा है उसमें। तो ये सब समस्या है। तो मेरी जो राय है इसमें, मैंने पिछले साल भी मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली से एक सर्वे चल रहा था, उसमें हमसे पूछा गया था, मैंने उसको बताया था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। इस संदर्भ में मेरी जो राय है वो ये है कि सबसे पहले समझना है कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। और मैं बड़े व्यवहारिक रूप से कहना चाहूंगा कि पढ़ाई का उद्देश्य जॉब हासिल करना है। आज के डेट में जॉब हासिल न होने पर लोग फिर बाद में जो करें, पढ़ाई उनको मदद करती है उसमें, लेकिन उद्देश्य लोग यही लेके एम चलता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, नहीं तो कोई अन्य जॉब करेगा। जॉब ही उद्देश्य मुख्य होता है। अब ये जॉब का क्रिएशन सरकार करती है या कुछ प्राइवेट कंपनियां करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत चलती है। किसी भी जॉब में जब उसका वैकेंसी निकलता है तो उसकी आयु सीमा, जो ऊपरी आयु सीमा होती है, उसके निर्धारण में सरकार की अहम भूमिका होती है।
मान लीजिए किसी जॉब में नौकरी की ऊपरी सीमा 30 वर्ष है, और अभी जो वर्ग 10वां क्लास में बच्चा था वो 10वां में नहीं पढ़ा, 11th में भी नहीं पढ़ा, सीधे 12th में चला जाएगा। 2 साल जब वो नहीं पढ़ा और उसको 12th की पढ़ाई पढ़नी होगी, कैसा प्रिपरेशन उसका होगा। और इसके ठीक 2 साल पहले जो लड़का पढ़ते पढ़ते हुए आज ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में होगा, ये दोनों किसी न किसी कंपटीशन में एक साथ बैठेंगे, कैसे फेस कर पाएंगे जी। मुझे लगता है कि जब आयु का निर्धारण सरकार को करनी है तो पढ़ाई को वहीं से क्यों नहीं चालू किया जाए जहां से उसको ड्रॉप हुआ है। 5वां क्लास का बच्चा अगर 5वां में पढ़ के छोड़ दिया है, अभी तक नहीं 2 साल से नहीं पढ़ रहा है, तो उसको 5वां से ही शुरू किया जाए। और हर नौकरी की ऊपर वाली जो आयु सीमा है उसको आप 2 साल बढ़ा दीजिए, जो 30 साल वाले को 32 साल कर, चाहे उसको भी 2 साल मौका मिले, 2 साल जो रुका है सो 32 वाले को 34 साल कर दीजिए। पढ़ाई को कमजोर मत करिए, क्योंकि कमजोर आधारशिला पर कोई भी इमारत खड़ी नहीं होगी, खड़ी करेगा तो धराशायी हो जाएगी। मेरा ये मानना है। ठीक है सर, आपका मानना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर तो कुछ अभिभावक कहेंगे, कुछ जो बच्चे हैं वो भी कहेंगे कि हम तो 2 साल पढ़ लिए थे, है ना, हम तो पढ़ रहे थे, तो हमको क्यों मतलब पीछे रख दिया गया। वो चाहेंगे नहीं, वो 5वां में से 7वां में चले। जरूर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चे नहीं कहेंगे, बल्कि उनको लगा कि मेरे लिए भी एक और अपॉर्चुनिटी है। मेरे सर हर चीज की आयु सीमा 2 साल बढ़ रही है। अच्छा, जब बढ़ जाएगी तब, जब 2 साल आयु सीमा बढ़ा देगी सरकार, तब मैं ऐसा करने का रहा हूँ। आप मैंने अभी जो बच्चा इंटर पास कर गया, अब वो मान लीजिए कि IIT का एग्जाम देने जाएगा, IIT का एग्जाम 2 साल बाद देगा, या उसके ऊपर एक सीमा, उसमें अभी 3 बार है अपॉर्चुनिटी, या 5 बार कर दिया IIT में, 3 बार है ना, तो अगर उसको आप 2 बार बढ़ा दिए, 5 बार कर दीजिए, तो उसे लगेगा कि हम हाँ तो करें, 2 साल और करें, हमको तो और मौका मिल जाएगा। अच्छा, आयु सीमा उसकी 2 साल बढ़ा दी, हर नौकरी की आयु सीमा बढ़ा दी, हर चीज में। लेकिन ऐसी कमजोर पर क्या उससे क्या लेंगे, जो बेचारा 2 साल पढ़ा ही नहीं, फिर उसके ऊपर क्या पढ़ेगा वो। जी बिल्कुल, हाँ ये सर आपने सही ऑप्शन कहा, मतलब ऑप्शन होना चाहिए बच्चों के पास, वो भी कंफर्टेबल फील कर सके, कंफर्टेबल फील करे। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल, तो हमें सही आपने बताया सर। बाकी सर आप एक अंत में मतलब जैसे मैं एक और पूछना चाहूँगा सर कि जैसे शिक्षक के जो एक मैंने सुना है और मैं जानते भी रहता हूँ कि शिक्षक जो होते हैं उन पे शायद ग्रामीण क्षेत्र में या बिहार, झारखंड ऐसे राज्यों में प्रेशर थोड़ा शायद ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऐसा मैंने पता चला है। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, बहुत प्रेशर में शिक्षक रहते हैं। सच पूछिए तो मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, सरकार के खिलाफ बोलना हमारे लिए उचित तो नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा से निष्पक्ष बोलने में विश्वास किया हूँ, और ये कहना चाहूँगा कि विद्यालयों में, खासकर सरकारी विद्यालयों में, बाकी सभी चीज जो है वो प्राथमिक सूची में है और शिक्षा ही द्वितीय सूची में है, सेकेंडरी डाटा इसका है। सब काम को प्राथमिकता के आधार पर करना है। आज चिट्ठी निकली कि ये रिपोर्ट यथाशीघ्र आज की आज देना है, और शिक्षक को लग जाना है उसमें आज क्या देना है, ये रिपोर्ट कल दे देना है, कल तक जमा कर देना है, कल तक दे देना है, उसमें तन मन से लग जाते हैं। लेकिन बच्चों को अमुक सिलेबस, अमुक पढ़ाई भी ढंग से करनी है, उन्हें भी पढ़ाना है, ऐसा कभी नहीं निकलता, ऐसा कभी फोर्स नहीं होता। शिक्षक पढ़ाने के लिए तो है ही, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस होता है उन्हें अन्य कामों में लगा करके, बहुत डिस्टर्बेंस, स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं दिया जाता है, करने नहीं दिया जाता है, बहुत सारे कामों में उन्हें लगा कर उलझा दिया जाता है। अब देखिए, मैं एक प्रधानाध्यापक हूँ, अभी स्कूल बंद है, जब स्कूल चलता था तब मैं अपने रूटीन बताता हूँ। मैं विद्यालय जाता था, जाने से पहले मैं सोचता था कि आज विद्यालय में जो बच्चों का MDM बनना है उसमें आज क्या बनना है, हर दिन का अलग अलग मेनू है, तो आज है दाल भात सब्जी बनना है, तो भाई सब्जी लेके चलना है, दाल बच रहा है कि नहीं, वहाँ स्टॉक में चावल है कितना मसाला है, कितना क्या, इसके बारे में हमारे मन में ये बात स्वाभाविक रूप से आ जाती है, और उसकी व्यवस्था करने में मैं लग जाता हूँ। अब एक प्रधानाध्यापक को सोचना क्या चाहिए था विद्यार्थियों के हित में, एक प्रधानाध्यापक को सोचना ये चाहिए था कि आज अमुक गांव के बच्चे जो विद्यालय में 2-3-4 दिन से नहीं लगातार अब्सेंट हैं, उनके अभिभावकों से कैसे संपर्क किया जाए, क्यों नहीं उनके बच्चे आ रहे हैं, या अमुक
गांव के या अबू के क्लास के फलाना बच्चा जो है वो कमजोर है इस विषय में, उसके लिए क्या प्लानिंग किया जाए जी। उसे ये सोचना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रहा है, एमडीएम की व्यवस्था में लगा हुआ है। और भी बहुत सारी बातें, तो मैंने एक सब्जी वगैरह का उदाहरण दिया। उसे इस बात की भी चिंता है कि रसोईया जिसको हम सामान निकाल करके दे दिए वो सब लगा रहा है, उसमें से कुछ बचा के रख ले रहा है। वो क्लासरूम में झांकने कम जा रहा है, किचन में झांकने ज्यादा बार जा रहा है। कि जो हमने उसको तेल दिया है आज 2 लीटर बनाने के लिए, वो 2 लीटर तेल सब्जी में डाल रहा है कि कहीं रख लिया। दाल जो दिया, अब कई बार ऐसा पकड़ा गया है, नहीं अब क्यों पकड़ा गया है, मैं उस पर उंगली उठा रहा हूँ, क्यों पकड़ा? 1000 रुपया 1200 रुपया में रसोईया दिन भर काम करती है, क्या करेगी? चोरी नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये तो सामंती युग से ज्यादा बड़ा शोषण है। दिन भर वो चूल्हा के आंच के नीचे बेचारी काम करती है और उसको अब जाकर के 1650 रुपया हुआ है वेतन, वो भी साल के 10 महीने, 12 महीने वेतन नहीं मिलता है उसे। पहले तो उसको 1000 रुपया ही मिलता था, फिर बाद में 12.5 हुआ, 15 हुआ, अब 1650 रुपया का चिट्ठी निकला, अभी मिला नहीं किसी को, तो वो क्या करेगी? ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती जो आदमी को गलत काम के लिए प्रेरित कर देती है। उसके बच्चे हैं, 1200 रुपया 1800 रुपया में, जो 18,000 और 15,000 में नहीं अपने परिवार को पाल रहा है, 1200 में कैसे पालेगा? ये शोषण नहीं है? तो ये सब चीज अब हेडमास्टर साहब को जाकर को ही देखना है कि वो कैसे कर रहा है। अगर मान लीजिए अगर उसको हम 2 लीटर तेल दिए, 1 लीटर चुरा लिया, तो 1 लीटर में सब्जी खराब बनेगा, तो बच्चे जाके ग्रामीण अभिभावक कहें कि सब्जी एकदम खराब बनाते हैं, तेल बचा लेते हैं हेडमास्टर साहब, दाल बचा लेते हैं, दाल बड़ी फीका था। अब गार्जियन का प्रेशर होगा, शिक्षा समिति का प्रेशर होगा कि भाई आपके खिलाफ ही शिकायत आ रही है, तो हेडमास्टर तो इसको मैनेज करने में लगा हुआ है। बिल्डिंग बनवानी है तो हेडमास्टर बनवाएंगे, बाकी सारा काम भी करना है तो मास्टर साहब करेंगे। ये सारा काम आप करके दो, उन्हें पढ़ाई के लिए छोड़ दो और उसमें गुणवत्ता खोजो, ढूंढो कि कहाँ गुणवत्ता मिस कर रहा है। कुछ हेडमास्टर्स को भी पावर्स दो कि अपने शिक्षकों पर भी वो कुछ कर सके, उनकी शिकायत कर सके आपसे और आप उस पर कार्रवाई कर सके। खाली उनको एक एब्सेंटी महीना में भेज देना है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें पावर दो कि भाई शिक्षक योग्य नहीं है तो आप लिख के दीजिए कि शिक्षक योग्य नहीं है, इसकी सेवा वापस की जाए। अगर ऐसा कुछ लिख के भी हम दें तो पूछताछ होगी और फिर हम ही पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सब बहुत चीज है जो बड़ी बाधा है सरकारी विद्यालय। प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई होने का यही सब कारण है, स्वतंत्र है, केवल पढ़ाना है। एक और सवाल था, मतलब बहुत महत्वपूर्ण, कि आप मतलब ग्राउंड लेवल से पढ़ाते हैं बच्चों को। सर हम देखें कि जैसे हम लोग के यहाँ के हम ही लोग, हमारे पिताजी कहते हैं कि सरकारी नौकरी की दौड़ की तरफ तैयारी करें, है ना। तो हम ये कह रहे हैं सर कि ये जो ध्येय बन चुका है कि मतलब एक 10वां 12वां पास किए या वो आर्मी के दौड़ में लग जाना है या फिर बिहार पुलिस में, झारखंड पुलिस में मतलब लग जाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब जॉब खराब है, लेकिन एक डाइवर्सिटी तो होना चाहिए ना। बाकी राज्यों में जैसे हम जाते हैं, हम दिल्ली तो हम भाई जॉब कर रहे थे तो जर्नलिज्म फील्ड में, तो ये अलग लगता है लोगों को। तो ये जो है माइंडसेट बना हुआ है, ये फिर क्यों है और मतलब इससे फिर हम आगे कैसे करें? अगर ऐसे फिर रहे एक ही तरफ में तो बाकी फील्ड में तरक्की तो होगा ही नहीं ना। हमारे यहाँ बिहार साइंटिस्ट फिर कैसे निकलेगा, फिर बिहार से क्रिकेटर कैसे निकलेगा, फुटबॉलर कैसे निकलेगा? देखिए मैंने बिहार की जो स्थिति है उसमें बड़ी पिछड़ापन है आज भी बहुत। आपका कहना बिल्कुल सही है कि लोग की मानसिकता है, माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी हासिल कर लेनी है, चाहे जैसे हो। एक प्यून की नौकरी क्यों ना हो, सरकारी नौकरी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके पीछे 2 प्रमुख कारण मैं बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी हो जाने पर हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए, और दूसरा ये कारण है कि लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में बड़ा आराम है, काम कम करना पड़ता है, और एक बार जॉब में अगर आ गए तो फिर उस जॉब से हटना निकलना भी बड़ा मुश्किल है, कोई निकाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता है। कोर्ट है, कचहरी है, वहाँ सरकार करीब करीब इस तरह की केसेस हाकी जाती है। तो ये 2 कारण से लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक तीसरा कारण भी ये हो सकता है कि लोगों को अन्य क्षेत्रों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट में भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा तो लोग सोचते ही नहीं हमारे देश में, हमारे खास करके बिहार में।
यहाँ तो लगता है क्रिकेट खेल रहा है, बर्बाद हो रहा है। या अन्य क्षेत्र को ले लीजिए, आदमी तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, उसमें हर चीज में विकास की संभावना भरी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन लोग के सामने बहुत सारा विकल्प नहीं है, लोग सोच नहीं पाते हैं, वैसा माहौल नहीं है लोगों का। जैसे आज तो कुछ बदला भी है, आज तो कुछ लोग जानने भी लगे हैं कि हाँ ये चीज होता है, वो चीज होता है, ऐसे वैसे। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं 84 की बात कर रहा हूँ, 84 में जब हम मैट्रिक पास किए, उस समय तक हम जानते ही नहीं थे कि आईएएस भी कुछ होता है, समझ रहे हैं? मतलब उस समय का हमारा जो ग्रामीण परिवेश था, उसमें इसकी चर्चा नहीं थी। उस समय दो ही बात की चर्चा थी, बहुत पढ़े लिखे तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर, यही चर्चा होती थी। तो लोग इनका बहुत बड़ा ध्येय है तो इसी की ओर जाते थे, डॉक्टर की तरफ, इंजीनियर की तरफ नहीं। आज थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुआ है, तो चेंजिंग हुआ है तो अब लोग इधर उधर जा रहे हैं बहुत सा, क्योंकि आजकल का जो है गांव का शहरों से लगाव हो गया है, बहुत सा कम्युनिकेशन का साधन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, वहाँ से लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो अन्य क्षेत्रों में भी लोग जैसे आप भी ग्रामीण प्रदेश से उठे हुए हैं और आप जर्नलिज्म को परोसे हैं, आप बहुत सारे नेशनल चैनल्स देख लीजिए, उसमें बहुत सारे रवीश कुमार हैं, अंजना ओम कश्यप है, या और उसी के चैनल में है श्वेता सिंह है, ये सब बिहार के ही प्रोडक्ट है। तो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। बिहारियों में एक खास बात होती है कि उन्हें जब मौका मिल जाए कुछ अच्छा करने का तो वो टॉप ही कर जाते हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो इस तरह का के संघर्ष से ऊपर उठे होते हैं कि फिर आगे उनको कोई खास संघर्ष करना नहीं पड़ता, उन्हें बहुत ये आगे चलकर काम देता है। यहाँ का जो संघर्ष है, ऊपर उठने में जो किया गया संघर्ष है ना, उन्हें आगे बहुत लाभदायक उनके लिए सिद्ध होता है। उनमें जो जज्बा, उनमें हौसला, ये सब चीज होता है, बहुत ज्यादा होता है बिहारियों में। तो आगे उनके लिए तो बहुत होता है, और मैं आपके लिए भी यही कामना करता हूँ कि आगे आप बहुत सफल हो। धन्यवाद सर। बस एक और अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल ये है कि जैसे सर इसका जो मेन रीज़न है मेरे हिसाब से लगता है क्यों बाकी क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं, हम लोग विज्ञान को मतलब मैथ्स के सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा शायद वैल्यू देते हैं कि आर्ट्स को और फिर मतलब कॉमर्स को यहाँ से नहीं दे पाते हैं। जबकि बात करते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की, हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो वहाँ पे जितना टॉप कॉलेज है सारा कॉमर्स का है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोलते हैं उसको, श्री राम कॉलेज ऑफ साइंस नहीं बोलते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा जो टॉप पे कॉलेज, वहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई की जाती है। तो बिहार में फिर ऐसा जो माइंडसेट है, ये तो सबको जानता है, सबको लगता है कि साइंस ही अच्छा है, लेकिन सर आप एक शिक्षक हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो लोग आप बच्चों से जुड़े होते हैं, तो आप कैसे इसको चेंज लाते हैं, लाने की कोशिश करते हैं आप बच्चों में, कैसे लाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो क्लास है पढ़ाई का, वो 8वां क्लास तक ही है। 80 में जॉब में आने के बाद भी बहुत दिन तक 12th क्लास तक की कोचिंग पढ़ाया हूँ बच्चों को, बहुत दिन तक। लेकिन जब से प्रधानाध्यापक हूँ, ये सब छोड़ दिया हूँ, कोचिंग वगैरह, अपने स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती है। तो 8th क्लास तक इस तरह के बात लोगों के बच्चों के मन में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उपयुक्त होगा डालना, क्योंकि वो कॉमर्स नहीं समझ पाएंगे क्या होता है। लेकिन मैं अपने स्कूल में, अपनी कक्षाओं में, खासकर मैं हेडमास्टर होने के बाद भी 3 कक्षाएं प्रतिदिन लेता हूँ, अपनी कक्षाओं में क्रिएशन करता हूँ बच्चों में, और उनकी क्या अपॉर्चुनिटी है, खास रूप से साइंस का क्या है, आर्ट्स का क्या है, कॉमर्स का क्या है, और बच्चों का ये मेंटलिटी भी देखने की कोशिश करता हूँ कि किनका झुकाव किस ओर है। मैं उस ओर से मोटिवेट भी करता हूँ, देखो तुम इस क्षेत्र में बढ़ो, तुम्हें सफलता मिली। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनका मैथमेटिक्स पोर्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका अलजेब्रा पोर्शन खराब है, अर्थमेटिक से बहुत बढ़िया है। तो उसको मैं प्रेरित करता हूँ कि भाई तुम आगे चल करके तुम ये कॉमर्स वाला चीज में अच्छा कर सकते हो अगर होगा तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा कारगर हो पाता है, क्योंकि इसका जो है क्रिएशन 10th के बाद ही हो पाता है बच्चों के मन में कि हमें कौन सा क्षेत्र चुनना है, कहाँ जाना है। एज ए स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट भी मैं रह चुका हूँ भाई। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि बिना 10th तक बच्चा बिल्कुल यही सोच के चलता है कि हमको मैट्रिक पास करना है, उसके बाद ही हमारे यहाँ सेक्शन अलग अलग होते हैं, साइंस आर्ट्स वगैरह जो भी हो, और अपने 10th तक की स्थिति के अनुसार। ये बात आपका कहना ठीक है कि लोग जो है ज्यादा साइंस पर जोर देते हैं। तो ऐसा भी बहुत सा मैंने उदाहरण देखा है कि बच्चा आर्ट्स में बढ़िया है, लेकिन गार्जियन उस पर थोप दिए कि तुम साइंस से पढ़ो। बच्चा आर्ट्स में बढ़िया करता है। मेरा भाई है यहाँ पर, इसको जब हमसे 6 साल पीछे पढ़ता था,
जब इसका हुआ तो मैंने इसके सामने, मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो इसके सामने मैं सारे साइंस की किताबें और आर्ट्स की किताबें ला करके रखा था, और ये हमने बच्चों के साथ भी किया था कि भाई तुम देखो, 2-3 दिन पढ़ो, किसमें तुमको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। 11th की किताबें ला के रखा और कुछ इसको बताया भी साइंस वाले चीज। तो इसने कहा कि हमको आर्ट्स में कंफर्टेबल लग रहा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि तुम बिल्कुल आर्ट्स से ही पढ़ा और शुरू से ही आर्ट्स से ही पढ़ा। आज अपने जीवन में बहुत सफल है ना, पटना में अपना मकान वगैरह सब बना रहा है, काफी पैसा वैसा कमा लिया है। तो सफलता तो किसी क्षेत्र से ही मिल सकती है, लेकिन अच्छी ढंग से पढ़ाई होने की जरूरत है। बस सर बहुत सारी जानकारी थी। बस सर एक आपके बारे में व्यक्तिगत जानकारी मिली थी कि आप हेडमास्टर के तौर पर बहुत सख्त हैं, क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा सा इसमें सच्चाई भी है और थोड़ा सा इसमें गलत फूट भी है। गलत फूट पहले बताऊं, गलत फूट ये है कि लोगों को लगता है कि बड़ी कड़े हैं, और लोगों को ही लगता है जो बाहर से दिखता है। अपनी तारीफ करना गलत बात होगी, लेकिन प्रशासनिक रूप से उस पद पर जो है उन्हें बाहर से कड़ा लगना ही पड़ता है, लेकिन भीतर से मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। मैंने कई गलतियों पर भी अपने कभी शिक्षकों का किसी का वेतन नहीं कटने दिया हूँ, और हर किसी के मेरे यहाँ फ्रेंच वगैरह कभी नहीं चलता है, लेकिन हर व्यक्ति के हर परिस्थिति में मैं उनके साथ रहा हूँ। विद्यार्थियों के बारे में भी मेरा यही स्थिति रहा है। मैंने कई असमर्थ विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको अपना पैसा दे करके पढ़ाया हूँ। तो सख्त तो अनुशासनिक रूप से हमारे ब्लड में, हमारे पिताजी इतने अनुशासन प्रिय थे कि शाम में सूरज ढलने के बाद अगर हम लोग घर पर नहीं पहुंचते थे तो हमारी क्लास लग जाती थी उसकी। और हम लोग बोकारो में रहते थे, तो बहुत लोग, सब लोग कहते थे कि शर्मा जी के लड़के बड़ा अनुशासन प्रिय हैं। तो ये हमारे ब्लड में है, पिताजी की बड़ा देन है। लेकिन जैसा दिखता हूँ बाहर से उतना कड़ा मैं अंदर से नहीं हूँ। अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत दयालु हूँ और बड़ी भावुक भी हूँ। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। वैसे भी अनुशासन जो है हमारे जीवन का, अनुशासन ध्येय होना चाहिए, अनुशासन ही रास्ता होना चाहिए, ताकि इसी पे चल के हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकें। वैसे सर ने बहुत सारी बातें बताई शिक्षकों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, नई शिक्षा पद्धति को कैसे लागू कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे थे गंगाटाइम्स.com, कैमरामैन रविशंकर के साथ मैं मनीष शर्मा। धन्यवाद।